गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ऑल क्लियर? गुड आफ्टरनून, जय हिंद, जय भीम। सलाम अलैकुम, शुभ दोपहर, राधे राधे, जय हिंद, जय श्री राम, जय भीम, नमस्ते। अभी बच्चे ने कहा है पीडीएफ नहीं मिला। किस चीज का पीडीएफ नहीं मिला बच्चा? किस चीज का पीडीएफ नहीं मिला? खंभा खड़ी, जय श्री राम। किस चीज का पीडीएफ नहीं मिला? एक बार लिखो आप। मैंने कल तक हेल्थ फिनिश किया है और हेल्थ तक का पीडीएफ मैं कंप्लीट कर चुका हूं। तो बेहतर होगा कि आप लिख दो कि किस चीज का पीडीएफ मैंने नहीं दिया। किस चीज का पीडीएफ मैंने नहीं दिया? किस चीज का पीडीएफ मैंने नहीं दिया? मिल गया है, हेल्थ तक का मैंने कंप्लीट कर दिया है। मिल गया है, मिल गया है, मिल गया है, मिल गया है। वृद्धजन, वृद्धजन, कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि वृद्धजन का पीडीएफ नहीं मिला है। वृद्धजन का पीडीएफ नहीं मिला है। कल वाला इंडियन सोसाइटी, सर एनजीओ एसएचजी, वृद्धजन का पीडीएफ नहीं मिला है। पीडीएफ मैं एक बार देख लेता हूं। वृद्धजन का पीडीएफ मैंने भेजा, नहीं मिला। क्या पोजीशन है बच्चा? मैं एक बार बात कर लेता हूं अपनी टीम से, ठीक है? आज मैं एक मानव संसाधन विकास का एक नया सेगमेंट आज शुरू करने जा रहा हूं। एजुकेशन आपके सामने स्क्रीन पर है। एजुकेशन इन इंडिया, भारत में शिक्षा, ठीक है? भारत में शिक्षा। क्लास शुरू किया जाए, क्लास शुरू किया जाए। इंद्रधनुष बस उतना ही है बच्चा, पुराना टॉपिक है वो, उसमें और कुछ नहीं है। उससे अलग से सेपरेट क्वेश्चन नहीं बनेगा। कुछ कुछ को मैं सेपरेटली इसलिए बना देता हूं ताकि अगर भी पूछे, सामान्यतः ही देखा गया है कि यूपीएससी का जो बच्चे पेपर देते हैं और देने के बाद आकर कहते हैं कि क्वेश्चन ऊपर से जा रहा था, कुछ नहीं फंसा यार, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था। अब आप एक बात बताओ, जीएस पॉलिटी का क्वेश्चन यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या क्वेश्चन केमिस्ट्री से पूछता है या पॉलिटी का ही होता है? जीएस इकोनॉमी का क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन इकोनॉमी का होता है या फिजिक्स से पूछता है? ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन इकोनॉमी का ही होता है, जीएस पॉलिटी में पॉलिटी का ही क्वेश्चन होता है, जीएस हिस्ट्री में हिस्ट्री का ही क्वेश्चन होता है। आपको समझ में इसलिए नहीं आ रहा होता है क्योंकि आप शॉर्ट में पढ़े होते हो, सीधी बात है। अगर आप विस्तारित करके प्रॉपर तरीके से पढ़ोगे, ट्रेडिशनल और करंट सबको क्लब करते हुए पढ़ोगे, तो फिर हर प्रश्न आपकी रेंज में होगा और ये कहने की स्थिति नहीं आएगी कि क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा। सामान्यतः जनरल स्टडीज हम शिक्षक पढ़ाते हैं और एक अलग सेगमेंट होता है करंट अफेयर्स का, और फिर करंट अफेयर्स की अलग क्लास चलाई जाती है। मैं अपने सेगमेंट में कोशिश करता हूं कि हमारे सेगमेंट में करंट अफेयर्स की जरूरत ही नहीं पड़े, बल्कि मैं अपने सेगमेंट में आज तक जो भी करंट अफेयर्स है मैं कोशिश करता हूं कि क्लब कर दूं। भले 2 दिन 4 दिन का समय ज्यादा लगे, बट करंट अफेयर्स के लिए और कुछ भी अलग से आपको करने की जरूरत नहीं पड़े। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, ठीक है?
दूसरा कि जो भी टॉपिक है, जो भी डायमेंशन है, उसको इतना मैक्सिमाइज करके पढ़ ले हम लोग कि कुछ और न पढ़ना पड़े, हर प्रश्न हमारे रेंज में रहे। फिर भी आपका एक आध प्रश्न मिलेगा बच्चा। मैं भी कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं हूं कि मैं जो कह दूं कि इसी में से आएगा, ये बड़बोलापन हुआ, यूपीएससी है। बट फिर भी हमारा रेंज इतना बड़ा हो कि मैक्सिमम प्रश्न हमारे पढ़े हुए में से, हम लोगों के पढ़े हुए में से आए। ये हम लोगों का प्रयास, आपका भी प्रयास होना चाहिए और एक टीचर के रूप में मेरा भी प्रयास होना चाहिए। आज मैं आपको एजुकेशन का टॉपिक लेकर चलने वाला हूं। क्लास हम लोग इस टॉपिक से शुरू करते हैं आज। और एजुकेशन में दो तरीका है हमारे पढ़ाने का। एक तरीका शॉर्टकट, जीएस को टारगेट करके खत्म किया जाए, और एक तरीका है कि एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग हो। अगर एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग होगा तो ये नौबत नहीं आएगा कि प्रश्न ऊपर से जा रहा है। फर्क यही रहेगा कि जो हम 2 दिन में करेंगे 3 दिन में, वो 1 दिन और ज्यादा लगेगा। फर्क यही रहेगा बच्चा। और ये बहुत मेजर टॉपिक है। और दूसरी बात कि इसमें निबंध पे भी ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जब कभी भी मैं वुमेन पढ़ाता हूं, वुमेन इन इंडिया, भारत में महिला, एजुकेशन इन इंडिया, भारत में शिक्षा, तो कोशिश करता हूं कि इस तरीके से पढ़ा दूं कि इस सेक्शन से अगर कोई इससे पूछा जाता है, कोई निबंध पूछा जाता है, तो हमारे बच्चे के पास इतनी समझ हो कि वह इस पर निबंध भी आराम से लिख सके। इसलिए मैं इसी अप्रोच से आपको आज पढ़ाऊंगा ताकि आपका जीएस का पेपर 2 का एजुकेशन भी हो जाए, बेहतर तरीके से हो जाए। और आपका एजुकेशन से यदि इससे पूछा जाता है तो आपके पास इतना फैक्ट्स हो, इतना इंफॉर्मेशन हो, इतनी समझ हो कि आप एजुकेशन पे एक बेहतरीन निबंध आप लिख सकें। तो जितने डायमेंशन बन सकते हैं उतने डायमेंशन हम लोग बना करके इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। जितने टुकड़े बांट करके, जितने डायमेंशन खींच करके पढ़िए तो उतना ही ज्यादा समय लगेगा, लेकिन उतना ही बेहतरीन आपकी समझ बनेगी। सीधे हम भारत में एजुकेशन पे आके 2-3 टॉपिक जो महत्वपूर्ण है उसकी चर्चा करके स्किप कर सकते हैं क्लास को। हम भारत की एजुकेशन को 2-3-4 भागों में काट सकते हैं। प्राइमरी एजुकेशन, माध्यमिक या हायर एजुकेशन, हम इस पर जा सकते हैं। टेक्निकल एजुकेशन, हम इस पर जा सकते हैं। लिटरेसी अपने आप में एक टॉपिक बनता है। तो जितना हम डायमेंशन खींचेंगे, स्किल डेवलपमेंट से जुड़े हुए जितने भी एजुकेशन है, थोड़ा समय लगेगा लेकिन हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। और इस आज के टॉपिक में सबसे पहले जो जो डायमेंशन बन सकता है, एक मोटा मोटी हमने डायमेंशन बनाया है। मैं चाहूंगा कि आप इसको नोट डाउन करें। आपके सामने स्क्रीन पर है, इसको पहले नोट करो आप। ये कंप्लीट है बच्चा। अगर इस तरह की एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाती है तो कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। एक डायमेंशन है आपका शिक्षा का अर्थ। ध्यान से देखते जाओ। शिक्षा का अर्थ, शिक्षा क्या है हमें जानना चाहिए। दूसरा डायमेंशन है भारत में शिक्षा का इतिहास। भारत में कैसे शिक्षा की शुरुआत होती है ये भी हमें जानना चाहिए। लेकिन हमेशा ध्यान रखो 1-2 मिनट की बात है, यहां ज्यादा हमें समय नहीं देना है, ज्यादा हमें पेज नहीं लगना है इस पर, बस केवल एक समझ बनाते चले। प्रश्न यहां से हमारा नहीं आएगा। इसके बाद भारत में शिक्षा को रेगुलेट करने के लिए जो प्रमुख एजेंसी या मंत्रालय है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसको कि 2020 में शिक्षा मंत्रालय नाम दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसके बारे में शिक्षा से संबंधित प्रमुख संगठन एवं परिषद चौथा है आपका प्रमुख संगठन एवं परिषद। ध्यान देना, प्रश्न पूछे गए हैं, कमिटी से भी प्रश्न उठा करके पूछ दिए गए हैं।
प्रमुख आयोग एवं समितियां, पांचवां डायमेंशन। प्रमुख आयोग एवं समितियां, ध्यान देना आप, ये आपका 5 डायमेंशन बेसिक है, यहां से प्रश्न नहीं रहेंगे, यहां से प्रश्न नहीं होंगे बच्चा। हां, बीच बीच में कभी कभी प्रश्न पूछे गए, वो भी सकते। भारत में शिक्षा का इतिहास प्रश्न नहीं होगा, हाँ हिस्ट्री वगैरह से प्रश्न पूछ सकता है। प्राचीन भारत में शिक्षा का क्या कंडीशन था, तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय, हमें नहीं जाना है वहां पर, बट एक हम दो लाइन में एक हम कनेक्ट करते हुए आपको चले जाएंगे। अंग्रेजी शासनकाल में शिक्षा का क्या स्वरूप था, आजादी के बाद भारत में शिक्षा विकास के लिए क्या किया गया, मेन आजादी के बाद ही है हमारा, क्या किया जा रहा है, इस संदर्भ में प्रमुख संगठन, प्रमुख परिषद ये क्या करती है। नवोदय विद्यालय से सवाल, नवोदय विद्यालय संगठन से सवाल पूछा है यूपीएससी ने। प्रमुख आयोग एवं समितियां, यहां तक है। फिर बारी आती है शिक्षा के विकास हेतु किए गए संवैधानिक और वैधानिक प्रयास। आजादी के बाद हमारी सरकार ने इस दिशा में क्या संवैधानिक और वैधानिक प्रयास किया। अब संवैधानिक प्रयास इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पर अलग से सवाल नहीं बनेगा, प्रयास लिखते समय हम 1-2 लाइन उसमें डाल देंगे, ये हमारी जरूरत है। वैधानिक प्रयास में राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेपरेट टॉपिक बन सकता है, क्योंकि 2009 पुराना हो गया है बच्चा, 12, 13, 14 साल हो गया, तो उस पर फोकस्ड करके प्रश्न तभी बन सकता है जब उसमें कुछ नया हो, राइट। अब नया है 2019 में नो डिटेंशन पॉलिसी, जो राइट टू एजुकेशन का एक पार्ट था, नो डिटेंशन पॉलिसी को हटाने के लिए 2019 में राइट टू एजुकेशन की धारा 16 में संशोधन किया गया, इसलिए अब ये इंपॉर्टेंट हो गया। अगर ये इंपॉर्टेंट हो गया तो इसको जोड़ करके प्रश्न पूछा जा सकता। तो इस तरीके से हम संवैधानिक और वैधानिक प्रयास को पढ़ेंगे। नीतिगत प्रयास, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968-86 नहीं प्रश्न पूछा जाएगा, बट 2020 एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंगली भी बहुत सारी चीजें नहीं हुई है, अभी सरकार इस दिशा में काम कर रही है। तो 2020 की नई शिक्षा नीति आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अत्यधिक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए 2020 की एजुकेशन पॉलिसी को अलग से पढ़ना जरूरी है। और फिर इस पॉलिसी के बहुत सारे डायमेंशन है जहां से पॉलिसी से अप एंड डाउन जाकर के प्रश्न पूछा जा सकता। नीतिगत प्रयास में हम देख लेंगे, और ऐसे 2 लाइन में हमें जानना ही चाहिए कि क्या क्या प्रयास किया गया। योजनागत प्रयास, तो शिक्षा के क्षेत्र में ढेर सारी योजनाएं जो सरकार चला रही है, उस योजनागत प्रयास के बारे में हमारे पास एक सूची होनी चाहिए। योजनागत प्रयास ये किया गया लिख सकते हैं एक बारगी, और उसमें से कुछ ऐसी योजनाएं हैं इस पर अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अलग से अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो हम उसको अलग से, कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिस पर अलग से हम लोग तैयार करके पढ़ लेंगे तो हमारा कवर हो जाएगा। और फिर बारी आती है अन्य प्रयास की, तो अन्य प्रयास में अगर कुछ ऐसा मिलता है तो देखेंगे, अदरवाइज देखने की जरूरत नहीं है। एनजीओ, एसएचजी, विश्व बैंक, बहुत सारे ऐसे अन्य संगठन हैं जो कि भारत में एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, और इन सभी में जस्टिस हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। हम सेकंड पेपर में सोशल जस्टिस के सेक्शन में पढ़ रहे हैं, हमारे लिए केवल योजनाओं को जानना जरूरी नहीं है बच्चा, हमारे लिए संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों को जानना जरूरी है नहीं है, बल्कि हमारा चश्मा, हमारा नजरिया सामाजिक न्याय वाला होना चाहिए। इसलिए हम देखेंगे कि शैक्षिक विकास के क्षेत्र में सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने क्या क्या किया, क्योंकि यह सेक्शन बाकी किसी भी पेपर में नहीं पढ़ाया जाएगा। पेपर 1 हिस्ट्री नहीं पढ़ाया जाएगा, पेपर 2 1 इंडियन सोसाइटी नहीं पढ़ाया जाएगा, ज्योग्राफी नहीं पढ़ाया जाएगा, पेपर 2 पॉलिटी नहीं पढ़ाया जाएगा, गवर्नेंस नहीं पढ़ाया जाएगा।
आईआर नहीं पढ़ाया जाएगा, पेपर 3 इकोनॉमी नहीं पढ़ाया जाएगा, साइंस टेक में नहीं पढ़ाया जाएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट में नहीं पढ़ाया जाएगा, इंटरनल सिक्योरिटी में नहीं पढ़ाया जाएगा, एथिक्स में नहीं पढ़ाया जाएगा। तो सोशल जस्टिस में जब हम पढ़ेंगे तो इस सेक्शन से, एजुकेशन से जुड़े हुए जितने भी डायमेंशन हैं, अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारे लिए धोखा हो सकता है। और यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ट्रेंड को अगर देखोगे तो ये जरूरी नहीं है कि एक सेगमेंट का पेपर का क्वेश्चन उसी से पूछा जाए। मैंने आपको इंडियन सोसाइटी पढ़ाते समय दिखाया था, 5 प्रश्न मैंने ट्राइबल कम्युनिटी से दिखाया था। जनजातियों के रक्षोपाय के लिए जो प्रयास किए गए हैं, ये टॉपिक आपका है सेकेंड पेपर में सोशल जस्टिस में, और 2-3 सवाल केवल सोशल जस्टिस वाले सेक्शन पर फोकस करके इंडियन सोसाइटी में पूछा गया, क्योंकि वहां भी ट्राइबल कम्युनिटी, अगर भारतीय समाज को समझना है तो जनजातीय समाज भी भारतीय समाज का एक हिस्सा है। तो जब तक हमें सिलेबस याद नहीं होगा, जब तक हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे दिमाग में नहीं होगा, तब तक क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, क्या किसी भी खंड का डायमेंशन होना चाहिए, ये हमारे लिए पता लगाना बड़ा कठिन हो जाएगा। अगर वो होगा तो बिल्कुल हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा कि कहां कहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, कहां कहां से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। इसलिए बार बार मैं अपने बच्चों से कहता हूं कि आपको सिलेबस रट लेना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक समझ होनी चाहिए आपको। चलिए, ये है आपका प्रमुख आयोग समितियां। ये नंबर है संवैधानिक और वैधानिक प्रयास, 7 नंबर है नीतिगत प्रयास, 8 नंबर है योजनागत प्रयास, और 9 नंबर है अन्य प्रयास। यही हम लोग देखेंगे। डन, यही हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं 2 डायमेंशन पे, यहां चर्चा हम लोग 2-2 मिनट कर सकते हैं। शिक्षा क्या है, व्हाट इज एजुकेशन। शिक्षा का मतलब होता है, पढ़ लिख के आप क्या करते हो, जानकारी प्राप्त करते हो, राइट। तो जब जानकारी प्राप्त करते हो, चीजों के बारे में जानते हो, तो ये जो जानना है यही शिक्षा है बृहद अर्थों में। तो फिर हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी पाठशाला हमारा परिवार है। ये शिक्षा का बृहद अर्थ है बच्चा। यानी शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है, एजुकेशन इज अ प्रोसेस। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति, एक बच्चा, एक आदमी समाज के बारे में, अपने चारों तरफ की चीजों के बारे में, प्रकृति के बारे में, चीज के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है, और समाज का एक प्रॉपर सदस्य बनता है। बिना शिक्षा के, बिना ज्ञान के, इन सब चीजों के बारे में जाने बिना, समाज के हर पहलुओं के बारे में जाने बिना, समाज के नियम तौर तरीकों को जाने बिना एक व्यक्ति समाज का एक प्रॉपर मेंबर नहीं बन सकता है। इसलिए बहुत सारे विद्वानों ने शिक्षा को डिफाइन करते समय बृहद अर्थों में शिक्षा को डिफाइन किया और कहा है कि शिक्षा बृहद अर्थों में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने सराउंडिंग, अपने पर्यावरण के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, और जानकारी प्राप्त करके समाज के एक फंक्शनल मेंबर के रूप में, एक प्रकार्यात्मक सदस्य के रूप में कार्य करता है। यह है शिक्षा का बृहद अर्थ। लेकिन अगर हम शिक्षा को विशिष्ट अर्थों में देखें तो जो स्कूल में आप शिक्षा लेते हो, इस कॉल फॉर्मल एजुकेशन। ये जो औपचारिक शिक्षा है वो शिक्षा का विशिष्ट अर्थ है। डन। अब हम इस शिक्षा के विशिष्ट अर्थ की भी बात करते हैं तो शिक्षा के 2 रूप हो जाते हैं बच्चा, एक परंपरागत शिक्षा और एक आधुनिक शिक्षा। परंपरागत शिक्षा धर्म की शिक्षा, सामान्य सी शिक्षा, उसमें तर्क और विज्ञान और आधुनिकता का समावेश नहीं होता था, थोड़ा बहुत रहता था। बट आज के अर्थ में शिक्षा का मतलब होता है आधुनिक शिक्षा। आज के अर्थ में शिक्षा का मतलब होता है तार्किक और वैज्ञानिक शिक्षा।
इसलिए हम कहते हैं कि शिक्षा के प्रचार प्रसार द्वारा लोगों की सोच तार्किक और वैज्ञानिक होती है। शिक्षा के प्रचार प्रसार से आधुनिक शिक्षा का प्रचार मतलब शिक्षा का प्रचार प्रसार मतलब आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार लोगों के मन मस्तिष्क पर परंपरा का प्रभाव कम होता है, धर्म का प्रभाव कम होता है। धार्मिक शिक्षा भी तो हो सकती है। चर्च के अंदर अगर धर्म की शिक्षा दी जा रही है, मस्जिदों में मदरसे में अगर धर्म की शिक्षा दी जा रही है, तो क्या वैसी शिक्षा को ग्रहण करने से व्यक्ति की सोच तार्किक और वैज्ञानिक होगी? नहीं होगी। वो भी तो शिक्षा है। शिक्षा को आधुनिकीकरण का एक माध्यम माना जाता है। शिक्षा को एक आधुनिक समाज के निर्माण का एक सहायक कारक माना जाता है। अगर किसी परंपरागत समाज को आधुनिक समाज में तब्दील करना है तो आधुनिक शिक्षा के प्रचार प्रसार को बढ़ावा दी जानी चाहिए, क्योंकि आधुनिक शिक्षा मतलब तर्क और विज्ञान आधारित शिक्षा। आधुनिक शिक्षा को पढ़ने से लोगों की सोच तार्किक और वैज्ञानिक होती है, धर्म का प्रभाव कमजोर होता है। इसलिए यहां पर शिक्षा दो भागों में बंट जाती है। धर्म वाली शिक्षा आज भी वो दी जाती है, आज भी लोगों को धर्म की शिक्षा दी जाती है, और आधुनिक शिक्षा तर्क और विज्ञान आधारित शिक्षा। हम लोग आज जिस शिक्षा व्यवस्था के बारे में पढ़ने आए हैं, जिस शिक्षा को पढ़ने जा रहे हैं, वो है तर्क और विज्ञान आधारित शिक्षा। इसको पढ़ने से लोगों की सोच तार्किक और वैज्ञानिक होती है, जिसको पढ़ने से लोगों के क्रियाकलाप तार्किक और वैज्ञानिक होता है, जिसको पढ़ने से लोगों के मन मस्तिष्क पर धर्म के अतार्किक अवैज्ञानिक प्रभाव कमजोर होता है, जिसको पढ़ने से लोगों में अंधविश्वास खत्म होता है, समाज और नेचर के बारे में दृष्टिकोण तार्किक वैज्ञानिक होता है, आधुनिक होता है। यानी भारत में शिक्षा का जो टॉपिक है, उसमें भारत में शिक्षा मतलब आधुनिक शिक्षा से है। बिल्कुल क्लियर रहेगा। अब हम आते हैं भारत में शिक्षा का इतिहास। अब हम कंसेप्ट जब हमारा क्लियर है तो हम देख सकते हैं कि भारत में शिक्षा का इतिहास हमने अंग्रेजी शासनकाल से दिया है, क्योंकि यहां पर हम भारत में शिक्षा का इतिहास आधुनिक शिक्षा के से जोड़ते हैं। अगर हम बृहद अर्थों में शिक्षा के इतिहास की बात करें तो परंपरागत रूप से भारत में शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूपों में विद्यमान रहा है। तक्षशिला, नालंदा, कई विश्वविद्यालय हमारे यहां रहे हैं, जहां लोग स्कूल में जाकर के शिक्षा ग्रहण करते थे। उसके पहले गुरुओं के यहां जाकर के शिक्षा ग्रहण करते थे, बट वो शिक्षा धर्म केंद्रित शिक्षा थी। हालांकि उसमें भी विज्ञान था, उसमें भी विज्ञान था। जब हम चाणक्य को पढ़ते हैं, जब कौटिल्य के अर्थशास्त्र को, ही चाणक्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं, 2000 साल पहले के भारतीय समाज के बारे में समझने का प्रयास करते हैं, तो ऐसा नहीं था कि उस समय तर्क और विज्ञान नहीं था, लेकिन धर्म प्रधान समाज था। भारत में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत अंग्रेजों के आने के बाद होती है। भारत में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत अंग्रेजी शासनकाल से होती है, और आप इतिहास में पढ़ोगे, यहां हमें पढ़ाने की जरूरत नहीं है। 1935 में मैकाले के द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत मुख्य रूप से की जाती है। मैकाले की जो शिक्षा नीति के पीछे उद्देश्य था, वो भारत के लिए हितकर नहीं था। मैकाले की सोच थी कि भारत के लोगों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करके उनको इस रूप में विकसित किया जाए कि वो शरीर से भारतीय हो, त्वचा के रंग से भारतीय हो, लेकिन दिमाग से अंग्रेज हो। अगर इस तरह के अंग्रेज दिमाग वाले लाखों लोग भारत में हम विकसित कर दें तो भारत में एक लंबे समय तक शासन को बनाए रखना आसान होगा, क्योंकि ऐसे ही लोगों को क्लब करके, उनको यूज करके भारत पर एक लंबे समय तक शासन किया जा सकता है। ये मैकाले की सोच थी, ये मैकाले की शिक्षा नीति थी। इस तरीके से मैकाले ने भारत में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की। इसके बाद आप पढ़ोगे हंटर आयोग 1835 में, मैकाले, हंटर आयोग, वुड डिस्पैच इन 1854, 1854 में वुड डिस्पैच आता है। इसी वुड डिस्पैच के आधार पर कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय और मुंबई विश्वविद्यालय का गठन किया जाता है। इन विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाती है
बड़ा क्लियर है बच्चा कि इन विश्वविद्यालयों में, ये अंग्रेजों द्वारा इस विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे और इन विश्वविद्यालयों में आधुनिक शिक्षा प्रदान की जा रही थी। इस तरीके से विश्वविद्यालय और आधुनिक शिक्षण संस्थान खोलकर आधुनिक शिक्षा प्रदान करने का काम शुरू किया गया, ये अंग्रेजी शासनकाल में। और फिर इसी अंग्रेजी शासनकाल में शिक्षा व्यवस्था को रेगुलेट करने के लिए भी कुछ एजेंसियों का गठन किया गया, कुछ संगठनों का गठन किया गया। 1920 में, 1920 मतलब अंग्रेजी शासन का, पहली बार केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया। ये आज भी है, याद रखना, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड 1920, इसका काम था शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार को परामर्श देना, सलाह देना अंग्रेज सरकार को, ताकि सरकार शिक्षा के स्वरूप और विकास को सुनिश्चित कर सके। सलाहकार बोर्ड की ही सलाह पर ऐसा महसूस किया गया कि माध्यमिक शिक्षा की एक प्रॉपर तरीके का संगठन होना चाहिए जो माध्यमिक शिक्षा को विनियमित करे सारी चीजों को। और तब जाकर के 1929 में 1929 सीबीएसई का गठन किया गया। आपने नाम सुना होगा, सेंट्रल बोर्ड और सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। ये 1929 में इसका गठन किया गया। फिर ये दो संगठन प्रमुख थे अंग्रेजी शासनकाल के, जो भारत के एजुकेशन सिस्टम को रेगुलेट करते थे। इसके बाद अंग्रेजी शासन काल में ही मेडिकल की पढ़ाई शुरू की गई थी, मेडिकल कॉलेज शुरू किए गए। अंग्रेजी शासन काल में ही टेक्निकल एजुकेशन शुरू किया गया और इन दोनों को रेगुलेट करने के लिए दो संस्थाओं का गठन किया गया। एक 1933 में एमसीआई का गठन किया गया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ये हमने हेल्थ पढ़ाते समय आपकी इसकी चर्चा की थी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उसके तहत मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 2020 में उसकी जगह पर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ला दिया गया। याद रहे, ये करंट का नॉलेज होना चाहिए, करंट अफेयर्स की बात है। 2020 में हमारी वर्तमान सरकार ने एक नेशनल मेडिकल कमीशन का गठन किया। पीछे भी हेल्थ में मैंने आपको बताया है, और एमसीआई को रिप्लेस किया इस संगठन ने। एमसीआई 1933 में मेडिकल कॉलेज, मेडिकल सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए बनाई गई थी, और 1945 में टेक्निकल एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए एक अखिल भारतीय स्तर पर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल CTE, टेक्निकल एजुकेशन 1945 में बनाया गया। इस तरीके से अंग्रेजी शासन काल में इन संगठनों के माध्यम से भारत में आधुनिक शिक्षा को रेगुलेट किया जाता है। मतलब भारत में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत अंग्रेजी शासनकाल में हुई। मैकाले, हंटर आयोग, वुड डिस्पैच, उनसे बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपका। आधुनिक शिक्षा पढ़ाया जाने लगा और केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, सीबीएसई, एमसीआई, AICTE, ये 3, 4, 5 प्रमुख संगठन बनाए गए जिन्होंने भारत में अंग्रेजी शासनकाल में आधुनिक शिक्षा को रेगुलेट करने का काम किया, आधुनिक शिक्षा के विकास में सहयोग देने का काम किया। और 1947 में हमारा देश आजाद होता है और फिर आजादी के बाद हमारे नेताओं द्वारा आधुनिक भारत के निर्माण का लक्ष्य लक्षित किया जाता है, आधुनिक समाज के निर्माण का लक्ष्य लक्षित किया जाता है, विकास के लक्ष्य को लक्षित किया जाता है। और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आधुनिक शिक्षा को एक सहायक कारक के रूप में स्वीकार किया जाता है। ऐसा महसूस किया जाता है कि आधुनिक समाज के निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आधुनिक शिक्षा का प्रचार करना जरूरी है, आधुनिक शिक्षा देना जरूरी है। एक विकसित भारत के निर्माण के लिए
विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोगों को आधुनिक शिक्षा से शिक्षित करना जरूरी है। इसलिए आजादी के बाद ही 15 अगस्त 1947 में ही शिक्षा मंत्रालय का गठन किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का गठन किया जाता है, और शिक्षा मंत्रालय के गठन के साथ भारत में शिक्षा के विकास की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। और यही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन 1985 1985 में 15 अगस्त 1947 में शिक्षा के विकास के लिए लीड करने के लिए जो मंत्रालय था उसका नाम था शिक्षा मंत्रालय, और इसी का नाम बदल करके 1985 में कर दिया गया मानव संसाधन विकास मंत्रालय। आई रिपीट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षा के माध्यम से मानव को एक संसाधन के रूप में विकसित किए जाने पर बल दिया जाना शुरू हो चुका था, सोच विकसित हो गई थी। इसलिए इसी मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा, आधुनिक शिक्षा प्लस व्यवसायिक शिक्षा को भी क्लब कर दिया गया, कौशल विकास से संबंधित शिक्षा को भी क्लब कर दिया गया, और इस तरीके से शिक्षा विकास का काम आगे बढ़ा। और फिर 2020 में बच्चा, अगेन आई रिपीट, 1947 15 अगस्त 1947 शिक्षा मंत्रालय, 1985 मानव संसाधन मंत्रालय, अगेन 2020 इस मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। आज यही शिक्षा मंत्रालय हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, यही है मानव संसाधन। ये दो मैंने करा दिया, शिक्षा का अर्थ, भारत में शिक्षा का इतिहास, बस दो 3 लाइन में हम लोगों ने समेट लिया। एक अंडरस्टैंडिंग पहले डेवलप कर लो, एक होलिस्टिक समझ आप विकसित कर लो, ठीक है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। इसके बारे में अगर हम देखें, मानव संसाधन विकास मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय, तो इस मंत्रालय में अगर जाओगे दिल्ली में, सेंट्रल में, ध्यान देना, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। पॉलिटी में आप पढ़े होगे ना, राज्य सूची, केंद्र सूची, तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा पर योजना बनाने का काम, नीति बनाने का काम केंद्र सरकार के पास भी होता है, और राज्य सरकार भी अपनी योजनाएं बना सकती है। इस मानव संसाधन मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के अधीन 2 डिपार्टमेंट है। एक डिपार्टमेंट है स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, और दूसरा डिपार्टमेंट है उच्चतर शिक्षा विभाग। स्कूली शिक्षा 2 डिपार्टमेंट हो गया, दोनों डिपार्टमेंट के 2 एडिशनल सेक्रेटरी हेड करते हैं। एक डिपार्टमेंट माध्यमिक शिक्षा को देखता है, अलग अलग, फिर इसके अंतर्गत सब डिपार्टमेंट है। एक माध्यमिक शिक्षा प्राथमिक शिक्षा वाला है, एक माध्यमिक शिक्षा वाला है, एक प्रौढ़ शिक्षा और साक्षरता है, और एक शिक्षक शिक्षा। ये चारों को ये डिपार्टमेंट देखता है। और विश्वविद्यालय शिक्षा और उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन प्लस टेक्निकल एजुकेशन, जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, पॉलिटेक्निक्स है, जितने भी मैनेजमेंट वगैरह के इंस्टीट्यूशन है, ये सभी का, और जितने भी यूनिवर्सिटी है, इन सबको उच्चतर शिक्षा विभाग के अधीन देखा जाता है। भारत में जितने भी यूनिवर्सिटी है, फिर यूनिवर्सिटी को देखने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, हम लोग आएंगे, बट ये सारे के सारे जो लोग हैं, ये सब इस तरीके से डिपार्टमेंट वाइज कंट्रोल होते हैं। और इस तरीके से मानव संसाधन विकास मंत्रालय, आज का शिक्षा मंत्रालय, भारत में शिक्षा के विकास में लगा हुआ है, एजुकेशन डेवलपमेंट में लगा हुआ। डन। इसके बाद हमने पीछे में देखा था, ये हमने देख लिया। चौथा था प्रमुख संगठन एवं परिषद और प्रमुख आयोग एवं समितियां। ये 2 हम लोग केवल ब्रीफ कर लेते हैं। समय समय पर आजादी के बाद, और आजादी के पहले का मैंने बता ही दिया था, समय समय पर आजादी के बाद भारत में जैसे जैसे शिक्षा व्यवस्था से संबंधित कुछ समस्याओं का उद्भव होता गया, जैसे जैसे सरकार ने समझा कि शिक्षा व्यवस्था में कुछ विशेष प्रयास किया जाना चाहिए, सरकार ने समितियों का गठन किया। समितियों ने रिकमेंड किया कि कुछ कमीशन, कुछ आयोग, कुछ संगठन बनाने चाहिए। सरकार ने कुछ नए नए संगठन बनाकर, नए नए कमेटियों को गठन करके, उन कमेटियों का सुझाव लेकर, समय समय पर नई नई शिक्षा नीति बनाकर
इस दिशा में प्रयास करती रही। आइए हम लोग एक नजर डालते हैं भारत में प्रमुख शिक्षा से संबंधित प्रमुख संगठन, प्रमुख परिषद, प्रमुख आयोग या प्रमुख समितियां। डन। और इसके लिए हम एक और आपसे कॉपी करने के लिए कहेंगे। इस पाठ के लिए आप एक हेडिंग डालिए, आपके सामने है, और इसको कॉपी कीजिए, इसको एक बार नोट कर लीजिए। फिर मैं एक बार ब्रीफ कर दूंगा, फिर आगे हम लोग सीधे अब करंट पर आ जाएंगे जो हमारे लिए उपयोगी है, बट एक नजर हम इस पर डालेंगे। आप नोट डाउन कीजिए, उम्मीद है आपको दिखाई दे रहा होगा। फटाफट अपनी कॉपी पे नोट डाउन करो। सबसे पहला है आपका केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड 1920। पहले एक बार लिख लो, फिर मैं दो दो लाइन में ब्रीफ करता चला जाऊंगा, सबको कनेक्ट कर दूंगा एक दूसरे से। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड 1920। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 1929। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 1929। तीसरा है भारतीय चिकित्सा परिषद 1933। भारतीय चिकित्सा परिषद 1933। चौथा है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, AICTE भी लिख सकते हो। AICTE 1945। अगला है राधा कृष्णन आयोग 1948। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956। अगला है NCERT, शॉर्ट में ही लिखो NCERT, किताब पढ़ते होगे NCERT का, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद 1961। NCERT 1961। केंद्रीय विद्यालय संगठन 1962। केंद्रीय विद्यालय संगठन 1962। कोठारी समिति 1964। कोठारी समिति 1964। नवोदय विद्यालय समिति 1986। 1986। अगला है राममूर्ति समिति 1990। राममूर्ति समिति 1990। अगला है यशपाल समिति 1993। अगला है आबिद हुसैन समिति 1995। आबिद हुसैन समिति 1995। अगला है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, NCTE 1995। अगला है ज्ञान आयोग 2005। ज्ञान आयोग 2005।
अगला है सुब्रमण्यम समिति 2015, सुब्रमण्यम समिति 2015। अगला है के कस्तूरी रंगन समिति 2017, के कस्तूरी रंगन कमेटी 2017। और अगला है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग 2020। लगभग मैंने इसमें सबको शामिल कर लिया है बच्चा, आपके सामने स्क्रीन पर है। बस अगर हम इन सब को एक साथ कनेक्ट करके, ज्यादा नहीं 15 से 20 मिनट 30 मिनट मैक्सिमम इस पर डिस्कशन कर लेना, तो भारत के पूरे एजुकेशन सिस्टम का एक हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग अगर हम कहें, एक समग्र समझ अगर हम कहें तो एक मिल जाएगा। और जब एक समग्र समझ मिल जाएगा तो फिर इसमें से हम एक एक करके फिर अलग अलग देखेंगे तो कनेक्ट रहेंगे, हमारी समझ में बिखराव नहीं आएगा। तो आंसर कॉपी करना बड़ा कठिन होता है बच्चा। यूपीएससी के जो प्रश्न होते हैं वो समझ आधारित प्रश्न होते हैं, सीधे सीधे नहीं होते। कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जहां पर आपके एक होलिस्टिक नॉलेज की जरूरत होती है, क्योंकि उसी के आधार पर आप बेहतर एनालिसिस कर सकते हो। एनालिसिस करने के लिए आप बहुत सतही ज्ञान से आपका एक बेहतर एनालिसिस नहीं हो पाएगा। तो मैंने कोशिश किया है कि इसमें लगभग सभी चीजों को शामिल करके एक बार समझने का प्रयास करते हैं। मैं पीछे अभी, आइए शुरू करते हैं। मैंने पीछे अभी आपको बताया, पीछे के क्लास में हम लोगों ने देखा कि कैसे अंग्रेजी शासनकाल में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत हुई और कैसे अंग्रेजी शासनकाल में आजादी के पहले तक 3 प्रमुख संगठन बनाए गए जिनके माध्यम से आधुनिक शिक्षा को रेगुलेट किया जाता था या आधुनिक शिक्षा के विकास का काम किया जाता था। 1920 में आपका केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया। इसका काम ही था शिक्षा के क्षेत्र में सरकार को सलाह देना, बोर्ड यही काम करती थी। 1929 में केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड का गठन किया गया, सीबीएसई का गठन किया गया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 1929। और इसके जिम्मे जो काम दिया गया वो था क्लास 10-12 तक, यानी 12वीं क्लास तक जितने भी स्कूल है उसको एफिलिएशन देना। एफिलिएशन समझते हो ना, सीबीएसई यही काम करती है ना। अगर आप अपने गांव में कोई स्कूल खोलोगे तो स्कूल के लिए एफिलिएशन आपको लेना पड़ेगा, मान्यता तभी मिलेगी आपके सर्टिफिकेट की, नहीं तो आपके द्वारा दिए गए सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं इनसे संबंधित आपको होना पड़ता है, सीबीएसई से संबंधित होना पड़ता है। तो ऐसे इस तरह के स्कूलों को संबंधित करना, क्या सिलेबस होगा उसको बनाना, सिलेबस में क्या चेंज करना है ये चेंज करना, जो भी 10वीं और 12वीं बोर्ड होता है बच्चा, 10वीं और स्टेट का बोर्ड अलग होता है, बट सेंट्रल लेवल पर मैं देख रहा हूं, स्टेट लेवल पर भी बहुत सारी चीजें, स्टेट का बोर्ड अलग है, वो सारी चीजें 10वीं और 12वीं की परीक्षा का संचालन करना, प्रमाण पत्र जारी करना, परीक्षा के उद्देश्य से जो भी इंस्टीट्यूशन है उनको मान्यता देना, ये सारे के सारे काम सीबीएसई के द्वारा अंग्रेजी शासनकाल के पहले था और आज भी सीबीएसई इन्हीं कामों को संपादित करती है। 29 में 33 में मेडिकल एजुकेशन के लिए एक काउंसिल बनाया गया, एमसीआई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। और इसका उद्देश्य था मेडिकल एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूशन जितने भी थे, मेडिकल कॉलेज जितने भी थे, उनको एफिलिएशन देना, मान्यता देना, उनको स्थापना करने में सहयोग देना और उसमें एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करना, उसका सिलेबस, उसका सारी चीजें एक प्रॉपर तरीके से सारे के सारे दुनिया भारत के मेडिकल कॉलेज का स्टैंडर्ड मेंटेन रहे, ये सारा का सारा काम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के जिम्मे था। 2020 तक यही संगठन काम करता था अंग्रेजी शासनकाल के पहले।
मेडिकल कॉलेज, मेडिकल एजुकेशन, सब चीज के लिए यही काम करता है। यहां तक कि जो मेडिकल हॉस्पिटल वगैरह से जुड़ी हुई चीजें भी थी, जो स्टैंडर्ड था, जो मानक था, आज आयोग ये सब काम भी करेगा। और 1945 में AICTE की गठन किया गया, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जो कि भारत में जो भी तकनीकी शिक्षा है उसके विकास को बढ़ावा देना, उसमें क्वालिटी रिफॉर्म को बढ़ावा देना, ये सारा काम AICTE के जिम्मे था। और आज़ादी के बाद भी ये काम AICTE के जिम्मे ही है। अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज खोलोगे तो कम से कम आपको AICTE के द्वारा एफिलिएशन लेना पड़ेगा, तभी आप इंजीनियरिंग के बच्चों को इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ाओगे, जो सर्टिफिकेट दोगे वो सर्टिफिकेट वैलिड होगा। अगर बिना एफिलिएशन के कॉलेज चलाते हो तो कोई वैल्यू नहीं रहेगा उसका। और ये स्टैंडर्ड को बनाए रखने का काम करती है पूरे भारत में। इस तरीके से 4 संस्थाओं के द्वारा अंग्रेजी शासन काल में आधुनिक शिक्षा को, तकनीकी शिक्षा को, उच्च शिक्षा को विनियमित करने का, विकसित करने का प्रयास किया जाता है। हमने कहा कि देश आजाद हुआ, 1947 में शिक्षा मंत्रालय का गठन कर दिया गया अलग से, क्योंकि लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था को हमने अडॉप्ट किया था। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जनता के हित में काम करेंगे, ये सब संविधान में हमने लिखा था। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में सरकार बनाते हैं और सरकार बना करके लोक हित में काम करते हैं। तो मंत्रालय का गठन स्वाभाविक सी बात थी, इसलिए शिक्षा विकास के लिए एक अलग से शिक्षा मंत्रालय का गठन किया गया। और मंत्रालय के गठन के साथ ही सबसे पहले 1948 में एक विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। हायर एजुकेशन के लिए CBSE ऑलरेडी था, तो सबसे पहले आया कि हायर एजुकेशन को कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि उसके पहले कोई विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए कोई रेगुलेट करने के लिए कमीशन नहीं गठित किया गया था। पीछे हम लोगों ने देखा एक राष्ट्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड था जो 1920 में आया था, 33 में MCI आया, AICTE आया 45 में, और कलकत्ता, मद्रास, कई विश्वविद्यालय अंग्रेजी शासन काल में ही शुरू किए जा चुके थे। बट इन विश्वविद्यालयों को समन्वित करने, रेगुलेट करने के लिए एक संस्था की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इसीलिए इन्हीं सब चीजों पर विचार करने के लिए 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में। इसलिए इसको राधाकृष्णन आयोग की संज्ञा भी दी जाती है। और राधाकृष्णन ने सिफारिश करी कि एक उन्होंने जो प्रचलित विश्वविद्यालय शिक्षा व्यवस्था थी उसका मूल्यांकन किया, उनकी कमियों को आइडेंटिफाई किया, और उन्होंने सिफारिश किया कि इन सब चीजों को ठीक करने के लिए एक आयोग का होना जरूरी है। और तब इन्हीं की सिफारिश पर आपके 1956 में राधाकृष्णन जी की सिफारिश पर, इसके बारे में तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, चिकित्सा परिषद, इन्हीं के सिफारिश पर 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया। ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आज के डेट में जो भी यूनिवर्सिटी एजुकेशन है उसके संवर्धन का काम करता है। भारत के जितने भी यूनिवर्सिटीज है कोऑर्डिनेशन का काम करता है, पढ़ाने के मानकों का निर्माण करता है, रिसर्च करवाता है, विश्वविद्यालयों का विस्तार करवाता है। ढेर सारे यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधीन होती है, स्टेट यूनिवर्सिटी इसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधीन है, डीम्ड यूनिवर्सिटी इसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के, राइट। और जो कोई हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ कॉलेज होता है, वो कॉलेज जो होता है बच्चा, वो यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होता है। आप जहां भी किसी कॉलेज में पढ़े हो, ऐसा नहीं है कि वो किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड ना हो। तो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई होती है और कॉलेज में भी पढ़ाई होती है जो उसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होता है। और यूनिवर्सिटी के ऊपर कौन बैठा हुआ है? UGC। इस तरीके से यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन पूरे भारत के विश्वविद्यालयी शिक्षा को समन्वित करने, संवर्धित करने, विकास करने, रेगुलेट करने की एक केंद्रीय एजेंसी है। ये अनुदान भी देती है, स्कॉलरशिप देती है, JRF, SRF आपने सुना होगा। और कई रूपों में ये विश्वविद्यालय शिक्षा को परिष्कृत करने,
विकसित करने, संवर्धित करने, विस्तारित करने का काम करती है। ढेर सारी यूनिवर्सिटी को खोलना है, ये सारा इसी के नेतृत्व में किया जाता है। मिनिस्ट्री है, शिक्षा मंत्रालय तो रहेगा ही रहेगा। अगर हम एजेंसी की बात करें तो यही है यूजीसी। ठीक है, यूजीसी और विश्वविद्यालय शिक्षा को ठीक कर दिया गया। तब तक आजादी के लगभग 20 साल पूरे हो चुके थे, 15-20 साल। तो ऐसा महसूस किया गया कि जो हमारा स्कूल एजुकेशन है सीबीएसई के अधीन जो है, इसको और बेहतर बनाने की जरूरत है और अच्छा करने की जरूरत है। इसमें कुछ क्वालिटी डेवलपमेंट की जरूरत है। इसके लिए जरूरी है रिसर्च, क्योंकि स्कूल एजुकेशन फाउंडेशन है बच्चों का, जहां से देश का भविष्य तैयार होता है। तो इस पर रिसर्च करने वाला एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। रिसर्च करे, अच्छी अच्छी पुस्तकों का प्रकाशन करे, और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए 1961 में एनसीईआरटी का गठन किया गया, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, एनसीईआरटी, एन नेशनल काउंसिल, CERT, 1961। और इसके जिम्मे जो काम है बच्चा, स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए रिसर्च करना, विकास को बढ़ावा देना, प्रशिक्षण देना, ढेर सारा अध्ययन के बाद प्रकाशन, एनसीईआरटी किताबें छपती है, लोग एनसीईआरटी को पढ़ते हैं। एनसीईआरटी ही मेन बेसिक रिकमेंडेड बुक है हमारी सरकार की तरफ से, जिसको केंद्र में रख करके कोई भी एग्जाम कंडक्ट किया जाता है बच्चा। 61 में एनसीईआरटी आ गया और इसके माध्यम से स्कूली शिक्षा में क्वालिटी के लिए काम किया जाना शुरू कर दिया गया। इधर 1947 के बाद राज्य के नेतृत्व में देश के विकास पर बल दिया गया और राज्य के ढेर सारे मंत्रालय बनाए गए। भारत एक प्रशासनिक राज्य के लिए नहीं है, एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में अपने को एस्टेब्लिश किया। लोक कल्याण का काम भी राज्य ने ले लिया, विकास का काम भी राज्य ने ले लिया। स्वास्थ्य विकास, शिक्षा विकास, परिवहन विकास, ढेर सारे मंत्रालय बना दिए गए। और राज्य के सहयोग के लिए, विभिन्न मंत्रालयों के सहयोग के लिए एक बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेसी की संरचना बनाई गई और ढेर सारे अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति की गई, जिनको सरकारी अधिकारी और कर्मचारी कहा जाता है। सरकार ने सोचा ये सरकारी अधिकारी कर्मचारी ट्रांसफर होते रहते और हर राज्य का अपना स्कूल सिस्टम है, हर राज्य का अपना बोर्ड है, स्टेट एजुकेशन का बोर्ड होता है, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, उनका अपना पाठ्यक्रम हो जाता है। अब एक दूसरे राज्य का लड़का, ये फादर ट्रांसफर होकर के बिहार चले गए, अब वहां पर दूसरे स्कूल में दूसरे बोर्ड में पढ़ रहा था, सपोज करो तमिलनाडु बोर्ड में पढ़ रहा, उसके पापा का ट्रांसफर बिहार में हो गया, तो सोचो कि तमिलनाडु बोर्ड के पाठ्यक्रम और उसकी पढ़ाई और फिर अचानक बिहार बोर्ड को पढ़ना कठिन हो रहा था। तो ऐसा महसूस किया गया कि जितने भी ऐसे एम्प्लॉई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई हैं जिनका ट्रांसफर इधर से उधर होता है, उनके बच्चों की पढ़ाई में कोई कठिनाई नहीं हो, इसलिए एक इंटीग्रेटेड, एक जैसा सिलेबस वाला स्कूल खोला जाना चाहिए। इसको सेंट्रल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, और इसी को केंद्र में रख करके 1962 में केंद्रीय विद्यालय संगठन का गठन किया गया। केंद्रीय विद्यालय संगठन का गठन किया गया और केंद्रीय विद्यालय संगठन के नेतृत्व में पूरे भारत में सेंट्रल स्कूल खोले गए। जहां जहां कोई बहुत बड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट का संस्थान था, वहां तो पक्का खोला गया। बनारस में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, तो उसका एक सेंट्रल स्कूल होगा, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल एम्प्लॉय है, तो उनके बच्चों के लिए सेंट्रल स्कूल होगा ही होगा। रेलवे, तो उसका एक अपना सेंट्रल स्कूल होगा। डिफेंस है, तो उसका अपना एक सेंट्रल स्कूल होगा। क्योंकि इनका ट्रांसफर पोस्टिंग होते रहता है, तो इनके बच्चों की पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एक सेंट्रल स्कूल से दूसरे सेंट्रल स्कूल में पढ़े जाएंगे और केंद्रीय विद्यालय संगठन के अधीन ही इसको कई जोन में बांट दिया गया है और ये जोन के अंतर्गत ये पूरे के पूरे भारत के सेंट्रल स्कूल को रेगुलेट करता है। सिलेबस एक होता है।
देख रहे हो, एक एक छोटी छोटी समस्याओं को दूर किया जा रहा। यूनिवर्सिटी एजुकेशन, स्कूल में क्वालिटी डेवलपमेंट, सीबीएसई ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। ट्रांसफरेबल जॉब वाले लोगों के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन बना दिया गया और इसके अधीन ढेर सारे स्कूल खोल करके उनका पढ़ाने का काम शुरू कर दिया गया। इसके बाद हमारी सरकार थोड़ी फुर्सत में हुई और हमारी सरकार ने महसूस किया कि एजुकेशन पे एक नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए। ठीक है कि अलग अलग राज्य समवर्ती सूची का विषय है और अलग अलग केंद्र और राज्य दोनों को ही अपने एजुकेशन सिस्टम के बारे में निर्णय लेने का अधिकार है, बट एक नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए, एक गाइडलाइन होना चाहिए, एक डायरेक्शन स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंगली भारत में एजुकेशन डेवलपमेंट को संभव बनाया जा सके। और इसी पर विचार करने के लिए कि हमारी विद्यमान शिक्षा प्रणाली कैसी है उसकी समीक्षा करने और एक शिक्षा के क्षेत्र में एक नई रूपरेखा तैयार करने के लिए 1964 में एक कमीशन का गठन किया गया, इसको कोठारी कमीशन, कोठारी आयोग, कोठारी कमीशन का गठन किया गया बच्चा। और कोठारी कमीशन ने ही भारत में एक एजुकेशन पॉलिसी बनाने का सुझाव दिया और इसी कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन पे 1968 की शिक्षा नीति बनाई गई, 1968 की एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई। कि अभी आजादी के कुछ वर्ष हुए थे, आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, इसलिए इस एजुकेशन पॉलिसी के केंद्र में था शिक्षा के क्षेत्र में मात्रात्मक वृद्धि। मतलब पूरे भारत में सभी की शिक्षा तक पहुंच को सुनिश्चित किया जाए, सभी को शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाए, सबके लिए शिक्षण संस्थान खोले जाए। इसलिए जो 68 की हमारी शिक्षा नीति रही, इस शिक्षा नीति में सबके लिए शिक्षण संस्थान खोलने या शिक्षा तक सबकी पहुंच को सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास किया गया। डन। और फिर 83-64 के बाद जो 68 की हमारी शिक्षा नीति बनाई गई, फिर 83 में एक अन्य शिक्षा नीति बनाई, क्योंकि हमने मात्रात्मक सुधार कर दिया था, कर रहे थे, बट महसूस किया गया 80 के दशक में आकर के कि क्वालिटी एजुकेशन भी जरूरी है, क्योंकि 80 के दशक तक आते आते दुनिया ग्लोबलाइजेशन के दौर में जा चुकी थी। ऐसा महसूस किया गया कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता सुधार की जरूरत है। भारत की शिक्षा की आलोचना हो रही थी, भारत की शिक्षा में मात्रात्मक वृद्धि तो हमने करी थी, लेकिन क्वालिटी की कमी थी। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में असमानता थी, सामाजिक न्याय घट रही थी, कहीं ना कहीं कम थी। समाज का बहुत सारा कमजोर तबके तक शिक्षा की पहुंच नहीं थी। एससी, एसटी, महिलाएं, समाज के ढेर सारे कमजोर तबके की शिक्षा तक पहुंच को हम सुनिश्चित नहीं कर पाए थे। 1986 में एक दूसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई जाती है और इस एजुकेशन पॉलिसी में शिक्षा में क्वालिटी इंप्रूवमेंट पर बल दिया जाता है, शिक्षा में गुणात्मक विकास पर बल दिया जाता है, प्लस शिक्षा के क्षेत्र में जो असमानता है उसको दूर करने पर बल दिया। बड़ा क्लियर है कि फिर अलग अलग मंत्रालय, बाकी अब अलग अलग मंत्रालय अपने अपने माइनॉरिटी के लिए शिक्षण, अल्पसंख्यकों के लिए अलग शिक्षण संस्थान, अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग शिक्षण संस्थान, अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए फोकस करके अलग शिक्षण संस्थान। तो आप देखोगे कि इन शिक्षा नीति के अकॉर्डिंगली योजनाएं भी दिखेगी आपको आगे चल करके। ये सारे महिलाओं की शिक्षा के विकास के लिए योजनाएं दिखाई आपको, देखी, क्योंकि कोशिश यही किया गया कि शिक्षा के क्षेत्र में असमानता को दूर किया जाए। और जब शिक्षा के क्षेत्र में असमानता पर विचार किया गया बच्चा, कोठारी कमीशन के द्वारा, तो 1986 की कोठारी कमीशन ने 1986 की जो शिक्षा नीति बनाई गई उसमें तो ऐसा महसूस किया गया कि शहर के लोगों तक शिक्षा की पहुंच तो बढ़िया है, गांव के लोगों तक शिक्षा की पहुंच अच्छी नहीं है। और गांव के मेधावी छात्र, अच्छे छात्र
को शिक्षा का समुचित अवसर नहीं मिल रहा। इसलिए 1986 की शिक्षा नीति के सिफारिश पर 1986 में एक नवोदय विद्यालय समिति का गठन किया गया। नवोदय विद्यालय का नाम सुना होगा आपने। इस समिति का जो फोकस्ड उद्देश्य था वो यही था कि जो ग्रामीण क्षेत्र के मेधावी छात्र हैं उनको एक क्वालिटी वाला एजुकेशन प्रदान करना। ग्रामीण क्षेत्र के मेधावी छात्रों को क्वालिटी वाला एजुकेशन प्रदान करना। साथ ही नवोदय विद्यालय में 33% लड़कियों को आरक्षण भी दिया गया, क्योंकि इस विद्यालय में लड़कियों पर भी शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। अब देख रहे हो शिक्षा के क्षेत्र में असमानता, ग्रामीण नगरीय असमानता को कम करने, लिंग असमानता को कम करने का प्रयास इसमें शामिल है, क्योंकि 86 में शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त असमानता को दूर करने पर बल दिया गया। शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक न्याय को स्थापित करने पर बल दिया गया। इस नवोदय विद्यालय संगठन में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने पर भी बल दिया गया। इसलिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों में शिक्षा की पढ़ाई करने पर बल दिया गया, शिक्षा देने पर बल दिया गया। भारत के स्तर पर एक साझा पाठ्यक्रम बनाकर नवोदय विद्यालय में एक राज्य से दूसरे राज्य में, बिहार में नवोदय विद्यालय में अगर कोई बच्चा पढ़ता है, अचानक उसको तमिलनाडु के नवोदय विद्यालय में पढ़ने के लिए भेज दिया जाएगा। अगर इस तरह से लोग जाएंगे विभिन्न रूपों में, तो दोनों जगह के कल्चर से परिचित होंगे और एक प्रकार की राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलेगा। और इस तरह के स्कूलों को खोलना, उनको प्रबंधित करना, हॉस्टल चलाना, ये सारा काम नवोदय विद्यालय संगठन करता है। इसी उद्देश्य से नवोदय विद्यालय संगठन का निर्माण किया गया। यहां तक हो गया बच्चा। फिर 1990 में 1986 की शिक्षा नीति की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया गया, इस कॉल राममूर्ति समिति। 1990 में यहां तक तो हम लोगों ने एक प्रयास कर दिया। 85 में ही हमने शिक्षा मंत्रालय का नाम बदल करके मानव संसाधन मंत्रालय कर दिया था। 86 में हमारी नई शिक्षा नीति आई थी। 86 में ग्रामीण क्षेत्र में योग्य मेधावी छात्रों की शिक्षा के लिए नवोदय विद्यालय संगठन का हमने गठन करके ढेर सारे नवोदय विद्यालय स्थापित कर दिए। अब 1990 में राममूर्ति समिति का गठन किया गया कि एक बार आप 1986 की शिक्षा नीति का समीक्षा कीजिए और समीक्षा करके आप कुछ सुझाव दीजिए। दूसरा, 90 के बाद 93 में यशपाल समिति का गठन किया गया विश्वविद्यालय शिक्षा को प्रणाली और उसके सिलेबस का मूल्यांकन करने के लिए। आप जो हमारा यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम है उसका इवैल्यूएशन करिए और उस पर अपना एक सजेशन दीजिए। उसका जो सिलेबस है उसका इवैल्यूएशन कीजिए और उस पर सजेशन दीजिए। ये 1993 की घटना है बच्चा, क्योंकि 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म हो चुका था। हम ग्लोबलाइजेशन में प्रवेश कर चुके थे। भारतीय इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी के साथ क्लब हो चुकी थी। इसलिए जरूरी हो गया था कि हम अपने यूनिवर्सिटी एजुकेशन के सिलेबस पर विचार करें, यूनिवर्सिटी एजुकेशन के सिलेबस और पूरे सिस्टम पर विचार करें, उसकी समीक्षा करें और उस संदर्भ में सुझाव दें। इसके लिए यशपाल समिति का गठन किया गया। और साथ साथ 1995 में एक आबिद हुसैन समिति का गठन किया गया। लघु उद्योग, कौशल विकास, ये सारी 91 के बाद की महत्वपूर्ण घटनाएं। ऐसा महसूस किया गया कि इन सब चीजों की समीक्षा करके और इन सब चीजों को एजुकेशन सिस्टम के साथ क्लब करने की जरूरत है। आईटीआई था, आईटीआई है ना, नाम सुने हो ना, आईटीआई। भारत में शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत अगर व्यवसायिक शिक्षा को, खास करके कौशल विकास से संबंधित शिक्षा को क्लब कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। क्या स्थिति है, इन सभी चीजों पर विचार करने के लिए जो भी हमारी कौशल विकास की प्रचलित व्यवस्था है इसकी समीक्षा करना और जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसके साथ इंटीग्रेट करना, उसके साथ समायोजित करना, ताकि शिक्षा में पढ़ करके फिर लघु उद्योग में उनको नौकरी मिल सके। तो हमारा शिक्षा और लघु उद्योग के रिक्वायरमेंट, हमारा एजुकेशन का लेवल, एजुकेशन का प्रारूप, और जितने भी छोटे छोटे ढेर सारे उद्योग धंधे खुल रहे थे आफ्टर 1991, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा था, रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे थे, उनकी क्या डिमांड थी उसी हिसाब से सप्लाई होनी चाहिए ना।
डिमांड का नेचर और सप्लाई के नेचर में एक तालमेल होना चाहिए। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखने के लिए आबिद हुसैन समिति का गठन किया गया और इसी समय 1995 में ही एक और काउंसिल बनाया गया क्वालिटी एजुकेशन के लिए। शिक्षकों के शिक्षा बीएड वगैरह है, इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद 1995, इसके माध्यम से जो भी शिक्षक पढ़ाते हैं उनके शिक्षा का क्या लेवल है, कैसे है, उसकी रूपरेखा तैयार करना। कोई भी पढ़ा लिखा आदमी न पढ़ाए बल्कि पढ़ाने का कुछ कला विकसित हो, इन सारी चीजों पर विचार करने के लिए, इन सारी चीजों को करवाने के लिए, रेगुलेट करने के लिए एक परिषद का गठन किया गया। इसका उद्देश्य रहा, इसका काम रहा पूरे देश में अध्यापक शिक्षा प्रणाली में योजनागत विकास करना। अध्यापक शिक्षा प्रणाली जो भी था अलग अलग पूरे देश में टीचर एजुकेशन सिस्टम, टीचर को पढ़ाने वाला जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था उसका एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करना और टीचर एजुकेशन सिस्टम के एक स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना और इन सभी संस्थाओं को रेगुलेट करना। इन सभी उद्देश्यों के लिए एक काउंसिल 1995 में बनाया। इस तरीके से आजादी के बाद क्रमशः हमारी शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन आता गया। इधर 91 से लेकर के 2004-5 तक काफी कुछ बदलाव आ चुका था, इसलिए 2005 में ज्ञान आयोग का गठन किया गया सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में। 2005 में ज्ञान आयोग का गठन किया गया सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में। ये आयोग बहुत ही महत्वपूर्ण था और इस आयोग का गठन के पीछे आज के ग्लोबलाइजेशन के दौर में जहां पूरी दुनिया नॉलेज इकोनॉमी की ओर उन्मुख हो चुकी थी, नॉलेज आज कमाई का एक बहुत बड़ा माध्यम बन चुका था। केवल कारखाना लगाकर उत्पादन करके ही बहुत पैसा नहीं कमाया जा सकता है। 2005 तक ये महसूस हो गया कि अगर आपके पास नॉलेज के क्षेत्र में डेवलपमेंट है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से लेकर के नॉलेज, तो आप अरबों में कमा सकते हैं। जापान एक पिद्दी सा देश नॉलेज इकोनॉमी के बल पर अमेरिका के साथ बात करता है। सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में भारत के एजुकेशन सिस्टम को नॉलेज इकोनॉमी के समकक्ष बनाने, भारत के एजुकेशन सिस्टम को दुनिया के एजुकेशन सिस्टम के साथ प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से, ताकि नॉलेज इकोनॉमी में हमारा एजुकेशन सिस्टम सहायक हो सके, इन सब चीजों पर अध्ययन करने और सुझाव देने के लिए ज्ञान आयोग का गठन किया गया। और ज्ञान आयोग ने ढेर सारी सिफारिशें की। अंग्रेजी की पढ़ाई पहली कक्षा से हो, शिक्षा अब खाली शिक्षा न हो, शिक्षा रोजगारोन्मुख हो, स्कूली शिक्षा को और व्यवसायिक शिक्षा को क्लब किया जाए, स्कूली शिक्षा को और व्यवसायिक शिक्षा को क्लब किया जाए, 1500 विश्वविद्यालय खोले जाएं, इन्होंने सिफारिश करी थी। 50 केंद्रीय विश्वविद्यालय खोले जाएं। इस तरीके से ज्ञान आयोग की सिफारिशों पर हमारी सरकार ने काम करना शुरू कर दिया। उधर 86 की नीति ही कंटिन्यू कर रही थी। ग्लोबलाइजेशन के बाद कोई नई एजुकेशन पॉलिसी नहीं आई। धीरे धीरे चर्चा होने लगी कि अब भारत में एक नए शिक्षा नीति की जरूरत है, भारत में एक नए एजुकेशन पॉलिसी की जरूरत है। परिणाम, भारत में नए एजुकेशन पॉलिसी की एक रूपरेखा तैयार करने के लिए 2015 में सुब्रमण्यम समिति का गठन किया गया। नई शिक्षा नीति की रूपरेखा तैयार करने के लिए 2015 में सुब्रमण्यम कमेटी का गठन किया गया। 2016 में सुब्रमण्यम कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और 2016 में सुब्रमण्यम कमेटी ने रिपोर्ट दी तो उसी के रिपोर्ट को आधार बनाकर 2016 में हमारी नई शिक्षा नीति की रूपरेखा तैयार की गई। कहो तो एक नई शिक्षा नीति तैयार की गई। नई शिक्षा नीति पर एक बहस हुआ पूरे भारत में, क्योंकि एजुकेशन बुनियाद होती है किसी देश की, इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। नई शिक्षा नीति पर जब पूरा बहस हुआ भारत में, तो नई शिक्षा नीति पर बहस के बाद इस पर फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने के लिए जो 16 में हमने नई शिक्षा नीति बनाई, नई शिक्षा नीति को अभी लागू नहीं किया,
सुब्रमण्यम कमेटी की सिफारिशों के आधार पर एक नई शिक्षा नीति की रूपरेखा हमारी सरकार ने तैयार कर ली, बट एग्जीक्यूशन से पहले फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 17 में के कस्तूरी रंगन समिति का गठन किया गया। ये इसरो के चेयरमैन थे, इसरो के चेयरमैन थे। ये कस्तूरी रंगन समिति का गठन किया गया 17 में, और 2019 में के कस्तूरी रंगन समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, और फिर उसी फाइनल ड्राफ्ट को हमारी भारत की नई शिक्षा नीति के रूप में 2020 में लागू किया गया। आज जो भारत में नई शिक्षा नीति है, इसको हम कहते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, और इसमें पहली बार 10+2+3 के पैटर्न को छोड़ करके, आप पढ़े होंगे, जानते होंगे, 10+2 का था सिस्टम ना, 1 से 10वीं क्लास तक, फिर 2 क्लास 12वीं तक। इस पैटर्न को बदल दिया गया और 5+3+3+4 का पैटर्न लाया गया। और ये नए पैटर्न पर, नए तरीके से, नई शिक्षा नीति के तहत आज हमने प्रयास करना शुरू किया। आप ध्यान दो, 2015 में अब ग्लोबल डेवलपमेंट से हम जुड़ चुके थे। 2015 में हमारे पास सतत विकास लक्ष्य आ चुका था। सतत विकास लक्ष्य में शिक्षा विकास पर बल दिया गया था, क्वालिटी एजुकेशन पर बल दिया गया था, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण पर बल दिया गया था। SDG 4 हम लोगों ने पढ़ा है इसी सेक्शन में। नीति आयोग उसी को केंद्र में रख करके भारत सरकार में शिक्षा विकास से संबंधित योजनाओं को बनाने पर बल दे रही थी। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारी जो नई शिक्षा नीति 2020 बनाई गई, और आज 2020 के अकॉर्डिंगली ही हमारे भारत में शिक्षा के विकास पर काम हो रहा है। शिक्षा विकास से संबंधित योजनाएं बनाई जा रही है, कुछ कानून में संशोधन भी किया जा रहा है। जो पहले से कानून बना हुआ है उसमें संशोधन भी किया जा रहा है, और शिक्षा विकास हेतु प्रयास जारी है। और इसी 2020 में हमने एक राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का गठन किया, नेशनल मेडिकल कमीशन का गठन किया, और इसके माध्यम से MCI को रिप्लेस कर दिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। और आज ये जो नेशनल मेडिकल कमीशन है, ये पूरे देश में शिक्षा और जो केवल चिकित्सा शिक्षा ही नहीं, चिकित्सा शिक्षा से लेकर हॉस्पिटल वगैरह जितनी भी चीजें, चिकित्सा व्यवसाय, सबको विनियमित करती है, और पूरे भारत में एक क्वालिटी मेडिकल सिस्टम को डेवलप करने के लिए काम करती है। क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन, क्वालिटी मेडिकल सिस्टम को डेवलप करने के लिए काम करती है। ये है बच्चा एक इंट्रोडक्शन कि कैसे 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 अपनी कमियों से सीख लेते हुए, समय समय पर अपनी कमियों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमने प्रयास किया। ढेर सारे आयोग के माध्यम से, कमेटी गठित करके, परिषद गठित करके, विभिन्न संस्थानों के माध्यम से शिक्षा नीति समय समय पर बना करके, और इस दिशा में अब हम प्रयास कर रहे हैं। तो आज का क्लास एक इंट्रोडक्टरी क्लास था इस टॉपिक का, तो मैंने आपको समझा दिया। अब सीधे मैं टॉपिक पे भी आ सकता था बच्चा, ये था मेरे हाथों में, लेकिन अब जब आप समझोगे तो पूरा पकड़ के चलोगे। अब हम चर्चा करते समय कहीं कहीं पीछे की चर्चा करेंगे तो आप लायक महसूस नहीं करोगे कि सर ने अचानक क्या कह दिया, वो समझ में नहीं आ रहा। तो अब एक हॉलिस्टिक एजुकेशन सिस्टम इंडिया में हम देखने का प्रयास करेंगे, और कल से हम इस दिशा में काम करेंगे। डन? तो थैंक यू वेरी मच आज के क्लास के लिए। आज मैं यहीं खत्म करता हूं। ओके, थोड़ा आप लोगों को मेरे कारण ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है बच्चा, लेकिन एक शिक्षक के रूप में हमारी ड्यूटी है। अब मैं यहां कंजूसी करूंगा तो यूपीएससी आपके साथ कंजूसी कर सकती है, याद रखिएगा। इसलिए आप न पढ़ने में कंजूसी करें, और मेरा नैतिक दायित्व है कि मुझे पढ़ाने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। ओके, सो थैंक यू आज के लिए। कल हम लोग मिलते हैं। चलिए जल्दी से निकलना है, जल्दी से जाना है एक जगह को, बस एक आता हूं।